पिछले 72 घंटों से पश्चिम बंगाल जल रहा है। बीएसएफ की टुकड़ी के ऊपर फायरिंग की गई है। 15 से अधिक पुलिस वालों के ऊपर बम से हमला किया गया है। 500 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। जो हिंदू वहां रह रहे हैं उनके पानी की टंकियों में जहर मिला दिया गया है। 30 से अधिक हिंदू दुकानदारों की दुकानों को लूट करके उसमें आग लगा दी गई है। यह सब कुछ पिछले 72 घंटों की जमा कहानी है और यह वो कहानी है जो इंटरनेट बंद होने के बाद वहां से निकल के सामने आई है। अगर इंटरनेट वहां पर खुला होता तो तस्वीरें और भी भयावह निकल के सामने आती, लेकिन अभी जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकल के आई हैं, ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल से निकल के सामने आई हैं, वो बेहद डरावनी है। जुम्मे के नमाज के बाद उन लोगों का एक जुलूस निकला था। हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। कल मेरे घर में बहुत ही ईंटों की बारिश हुई है। बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे। सवाल इस चीज को लेकर के भी उठ रहा है कि केंद्र सरकार आखिर किस बात का इंतजार कर रही है जो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सभी परिस्थितियां मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में, मुर्शिदाबाद और मालदा में, ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं कि बांग्लादेश के 2 आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल सक्रिय हैं, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। 500 से ज्यादा हिंदू परिवारों को पलायन करने पर मजबूर किया गया है। 200 से अधिक हिंदू घरों में आग लगा दी गई है। बेसिकली पब्लिक ऑर्डर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। पुलिस की तरफ से बीएसएफ को यह पत्र लिखा जा रहा है और कलकत्ता हाई कोर्ट यह आदेश दे रहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस परिस्थितियों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। इस वजह से बीएसएफ की कुछ टुकड़ियों को तैनात कर दिया जाए। नतीजन 9 बीएसएफ की और 8 सीआरपीएफ की टुकड़ियों को पश्चिम बंगाल के इन 4 जिलों में तैनात किया गया है ताकि स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके। उसके बावजूद भी बीएसएफ की टुकड़ी पर हमला कर दिया जा रहा है। तो सवाल यही खड़ा है कि पश्चिम बंगाल में आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस बात का इंतजार कर रहे हैं जो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी सवाल कि क्या पश्चिम बंगाल अब भारत के हाथ से निकल चुका है? क्योंकि परिस्थितियां जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हैं अल्पसंख्यक होने के बाद, बांग्लादेश वाली परिस्थितियां पश्चिम बंगाल के अंदर हो चुकी हैं हिंदुओं के साथ, जबकि वो यहां पर बहुसंख्यक हैं। यहां पर कई आतंकी संगठनों के मॉड्यूल एक्टिव हैं। कई जो घटनाएं हो रही हैं उसमें यह नजर आ रहा है कि पूरी तरह से प्लान करके बांग्लादेश की ही तर्ज पर पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को पूर्णतः चोक कर देने की स्थिति है। क्योंकि सिद्दकुल्ला चौधरी जो ममता बनर्जी सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्री है और लगातार उसके साथ ममता बनर्जी मंच साझा करती हैं, वो ऐलानिया तौर पर यह कह रहा है कि ए नई दिल्ली वालों, ये ख्याल करके सुन लेना, 5 लाख मुसलमान कलकत्ता को हाईजैक करने के लिए तैयार हैं। जो दिल्ली में सीएए एनआरसी के समय पर हुआ था, उसे पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से वक्फ के नाम पर दोहराया जा सकता है। और सवाल ममता बनर्जी से कि कैसी मौन साधना है और कैसा है यह वोट का लालच जिसकी वजह से आप गुलामी की उस जंजीर से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी पुलिस पूरी तरह से हाथ बांधे बैठी हुई है, जबकि उनके ऊपर हमला हो रहा है, थाने के ऊपर हमला हो रहा है, पुलिस की गाड़ियों को सड़क पर जला दिया जा रहा है और धमकी ये दी जा रही है कि पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे कोलकाता को चोक कर दिया जाएगा। और तस्वीरें सर्कुलेट की जा रही हैं, ट्रकों में भर भर के मुसलमान मोबिलाइज हो रहे हैं शहरों की तरफ, शहरों को चोक कर दिए जाने की तैयारी हो रही है। ट्रेनें, मेन रूट्स जो हैं उनको जाम कर दिया गया है, सब कुछ बंद कर दिया गया है। और एक मौलाना मंच पर खड़े होकर के कह रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे फोन आया था। यह सब कुछ देख करके मुख्यमंत्री बहुत खुश हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को जलता हुआ देख करके बहुत खुश नजर आ रही हैं।
और बात यहां तक होती तब भी ठीक थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासी जमीन इतनी बर्बाद हो चुकी है कि टीएमसी का एक नेता खुलेआम इस बात की ऐलान कर रहा है कि यह दंगा तो मुसलमानों ने किया ही नहीं है, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग नहीं शामिल हैं, जमीयत के लोग शामिल नहीं हैं, खिलाफत कमेटी के लोग नहीं शामिल हैं, बल्कि यह दंगा बीएसएफ की तरफ से कराया गया है। अब सवाल यहां पर खड़ा होता है कि जब टीएमसी भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे जिम्मेदार माने जाने वाली फोर्स के ऊपर सीधा आरोप लगा दे रही है, तो आखिर पश्चिम बंगाल की जनता यकीन कैसे करेगी किसी भी सुरक्षा एजेंसी के ऊपर, जब जिम्मेदार नेता मंचों पर खड़े खड़े बयान दे रहे हैं। और इस पर सवाल यह भी कि आखिर दिल्ली को यह बातें क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं कि उनकी सत्ता को, उनके कंट्रोल को, उनके एक राज्य के भीतर बैठे हुए लोग किसी और देश की भाषा में चुनौती दे रहे हैं। क्या ये चुनौतियां कम हैं या फिर इंतजार किया जा रहा है कि सीधे तौर पर बांग्लादेश के जिन दो आतंकवादी संगठनों का नाम सामने आ रहा है, हिज्ब उत तहरीर और इसके अलावा अंसारुल बांग्ला, जिनके लोगों की कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तारियां हुई हैं 24 परगना जिले में आने वाले अवैध बांग्लादेशियों को शरण देने के मामले में और पश्चिम बंगाल में अलग अलग तरह की आपराधिक घटनाएं करने के मामले में, क्या वो जब खुलेआम सड़कों पर बांग्लादेश के जैसे आईएसआई के झंडे और अन्य इस्लामिक झंडे लेकर के घूमेंगे, तब दिल्ली को समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल अब हाथ से निकल चुका है। पश्चिम बंगाल के 4 ऐसे जिले हैं जहां पर परिस्थितियां पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वहां लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई है। और यहां पर खास बात यह है कि यहां 60% के आसपास मुसलमान आबादी है। मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, हुगली। 24 परगना के बारे में आपको याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या पकड़ा जाता है तो उसका जो आधार कार्ड बनता है वो 24 परगना से ही बन के निकल के सामने आता है। अब कितने खतरनाक ये एरिया बन चुके हैं कि यहां पर रेलवे लाइंस के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि डर है कि कोई अपनी गाड़ी लेकर के हिंदू जा रहा होगा, अचानक से उसके ऊपर एक पेट्रोल बम आ सकता है या कॉकटेल मोल्टोव आ सकता है या फिर सीधे तौर पर गोली मारी जा सकती है। यहां बीएसएफ भी सुरक्षित नहीं रह गई है, बीएसएफ की टुकड़ी पर फायरिंग की गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस सुरक्षित नहीं रह गई है, उसके ऊपर बम से हमला किया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस की गाड़ियां नहीं सुरक्षित रह गई हैं, उनको आग के हवाले कर दिया गया है। और यह सब कुछ हो रहा है ममता बनर्जी के नाक के नीचे और आंख के सामने। उनके ही चहेते लोग मंचों पर खड़े होकर के इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मुसलमानों, तुमने सड़क पर जो उत्पात मचाया है, इसको लेकर के मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से कॉल आया था, तुम्हारी भीड़ देख करके बड़ी खुश हुई है। और सवाल यह भी कि सिद्दीकुल्ला चौधरी के द्वारा जब सरेआम इस बात का बयान दिया जा रहा है, मैं आपको बयान पढ़ के सुनाता हूं कि 5 लाख मुसलमान सड़क पर उतर कर अगर करेंगे, 50 जगह पर 10,000 मुसलमान अगर बैठा दिए हमने, तो दिल्ली की अकल ठिकाने लग जाएगी। कमोबेश यही बयान दिल्ली दंगों के समय जो CA-NRC के हुए थे उसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोगों ने दिया था और दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए थे और उनको जेल में सड़ा करके ये बात बता दी कि आखिर हिंदुस्तान को चोक करने की अगर सोचोगे तो क्या स्थितियां की जाएंगी। लेकिन वो व्यक्ति न सिर्फ बाहर घूम रहा है, मुसलमानों को भड़का रहा है, बल्कि ममता बनर्जी की आंखों का तारा बना हुआ है। सवाल यही खड़ा होता है कि धुलियान, मुर्शिदाबाद के इलाकों में जो दंगे हो रहे हैं, उनके पीछे जो ये बड़े बड़े मुसलमान नेता मंचों पर खड़े होकर के खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं, जिनमें कोई हेट स्पीच का लेबल नहीं लग रहा है, जिनको कोई भी लिबरल पत्रकार नहीं बुला रहा है कि वो लोग दंगे करवा रहे हैं, वो लोग दंगाई हैं, वो लोग आग लगा रहे हैं। 30% मुसलमान आबादी को अपीज करने के लिए 70% हिंदू आबादी के जीवन को नर्क बना दिया है ममता बनर्जी ने, लेकिन इस सवाल को पूछने वाला कोई नहीं है। और यहां तक कि जिस केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल के लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा करके बैठे हैं, उनसे इस बात की उम्मीद नहीं करते हैं कि एक दिन में आप सरकार बर्खास्त कर दीजिए, उनसे इस बात की उम्मीद नहीं करते हैं कि आप एक दिन में पूरा पश्चिम बंगाल सेंट्रल फोर्सेस के हवाले कर दीजिए। लेकिन कुछ इलाकों में कुछ
कुछ तो ऐसी कार्रवाई हो जिसकी वजह से वो लोग कॉन्फिडेंस महसूस करें। अन्यथा केवल अमित शाह मंच से ये बयान देते रहेंगे कि अभी तो जो स्थितियां हैं वो ममता बनर्जी की हैं, आप कमल छाप को जिता दीजिए तो हम सब कुछ बदल देंगे। सवाल यह है कि 2 बार आपके लिए पश्चिम बंगाल की एक बड़ी जनता सड़क पर उतर के सामने आई और उसके बाद चुनाव नतीजों में आप हार गए, और उसके बाद जब टीएमसी की सरकार बनी तो टीएमसी के लोगों ने, जिन लोगों ने प्रचार किया था आपके लिए, उनके घरों पर हमले किए, घरों में आग लगा दी, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, पुरुषों की हत्याएं कर दी, उनका जीना मुहाल कर दिया, और आप उनकी हालचाल लेने नहीं गए। मैं बार बार वही कहानी दोहराना चाहता हूं जो कैलाश विजयवर्गीय ने शेयर करी थी कि उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, पश्चिम बंगाल पुलिस मदद नहीं दे रही थी, तो उन्होंने अमित शाह को फोन किया और अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को फोन करके बताया कि वो हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और उससे भी ज्यादा हमारे मित्र हैं। 7 मिनट के अंदर पुलिस आ गई कैलाश विजयवर्गीय को बचाने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के हिंदू, कितने हिंदू अमित शाह के दोस्त हैं या कितने हिंदू अमित शाह को फोन करके बता सकते हैं कि साहब हमारे साथ इस तरह की समस्या है और आइए हमको बचा लीजिए। अब इसके बाद जब सवाल खड़ा होता है वक्फ के जरिए आखिर क्या एक डर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्या एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार को कि पश्चिम बंगाल की जमीनों पर, जो कि अगर आप देखें वक्फ की जमीनों के मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया है कि भैया परिस्थितियां कंट्रोल में रखी जाएंगी और एक एक जमीन निकाली जाएगी, और यही रही, उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर के भी यही कहा है कि देखिए अब कैसे जमीन के माफिया को डर लग रहा है, 3 लोगों की हत्या करवाई जा रही है। और इन तमाम चीजों को देखने के बाद समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल, जो कि वक्फ का दूसरा सबसे मजबूत गढ़ है और जहां पर पिछले 15-20 वर्षों से एक तरफा ममता बनर्जी की मुस्लिम अपीजमेंट वाली सरकार रही, उसके पहले कम्युनिस्टों और कांग्रेस के लोगों ने लगातार मुसलमानों को अपीज किया, बढ़ाने की कोशिश करी, मजबूत करने की कोशिश करी। उन लोगों ने जिन जमीनों को कब्जा करके रखा है, क्या उस चीज के खोने का डर इतना अधिक बढ़ गया है कि वो पूरे पश्चिम बंगाल को आग लगा देने के लिए तैयार है? क्या इस बात का संदेश पूरे हिंदुस्तान में दिया जा रहा है? क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पश्चिम बंगाल को एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया जा रहा है कि जहां भी तुम संख्या में अधिक हो वहां पर ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करो जिससे सरकार तुम्हारे सामने घुटनों पर आ जाए? इस चीज का बिल्कुल डर होना चाहिए हर हिंदुस्तानी के मन में। आप किसी भी इलाके में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियां हो रही हैं वो बांग्लादेश से मोटिवेटेड है। अब पश्चिम बंगाल से मोटिवेट कौन होने वाला है? 87 दिनों की बात कही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, 87 दिनों तक एहतजाज चलेगा। 16 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने फिर से मुसलमान नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। इन तमाम अगर चीजों को आप जोड़ करके देखेंगे तो यह नजर आएगा आपको कि हिंदुस्तान अभी अशांति के उस दौर की शुरुआती सीढ़ी पर बैठा हुआ है। अगर अभी परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर पश्चिम बंगाल को जिस उदाहरण के तौर पर वो लोग चाह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जाए, उसके उलट उदाहरण केंद्र सरकार ने वहां पर स्थापित नहीं किया, तो पूरे भारत में खतरनाक परिस्थितियां बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और रही बात जो सबसे ज्यादा चर्चित रहती है, कमेंट बॉक्स में भी लोग इसकी बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, तो बीजेपी के लोग कई बार डिफेंड करते हुए ये कहते हैं कि अभी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पर्याप्त वजहें नहीं है। आपको 85 घंटे से 90 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया पश्चिम बंगाल जलते हुए। उसके अलावा हर महीने पश्चिम बंगाल में कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई अवैध नागरिक बांग्लादेश का, कोई ना कोई आतंकवादी, छोटा मोटा स्लीपर सेल का मेंबर पकड़ा ही जा रहा है। वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर नाम की चीज़ रही नहीं गई, बिगड़ा नहीं है, वहाँ का पब्लिक ऑर्डर खत्म हो चुका है। वहाँ पर इंटरनल थ्रेट है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसमें विदेशी इन्वॉल्वमेंट के सवाल है। बांग्लादेश से लगातार टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा कोशिश की जा रही है कि उन्होंने जो हजारों हजार के जत्थे में वो अवैध बांग्लादेशी भेजते हैं, उनमें 1-2% जो स्लीपर सेल अपना भेजते हैं, उनके जरिए इस चीज को लगातार कोशिश की जा रही है कि पूरे पश्चिम बंगाल के जरिए एक संदेश खड़ा करो कि सिर्फ बांग्लादेश में हिंदुओं को हम नहीं प्रताड़ित कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में आकर के, हिंदुस्तान में आकर के प्रताड़ित कर सकते हैं। जिन महिलाओं ने इंटरव्यू दिए हैं, मीडिया को बताया है, उन्होंने ये बात स्पष्ट करी है कि छोटे छोटे 20-20, 18-18, 15-15 साल की उम्र के लड़के नकाब बांध करके आ रहे हैं मारने के लिए। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान अगर इस तरह की परिस्थिति तैयार भी करना चाहेंगे तो भी अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहेंगे, खुद जाएंगे कि चलो अल्लाह पाक के लिए हम कुर्बान हो जाते हैं अगर ऐसी परिस्थिति बनती है।
अगर 15-18 साल का बच्चा आ रहा है, इसका मतलब वो बांग्लादेशी है, वो अवैध रोहिंग्या है, वो आकर के यहां पर घटनाएं कर रहा है, उसकी ना पहचान है, ना उसकी शक्ल कोई पहचानता है। आपको आरजीकर केस में याद होना चाहिए, बीजेपी के एक नेता के ऊपर हमला हुआ था, 2 लड़कों को पहचान लिया गया था इस वजह से क्योंकि वो लोग लोकल थे, पहचानने वाले। उन्होंने पहचाना कि अवैध बांग्लादेशी हैं, यहां आकर के ये बम फेंक करके गए हैं भाजपा नेता की गाड़ी पर। तो अब सवाल ये हो रहा है कि केंद्र सरकार के पास पर्याप्त वजहें हैं। एसआर बोम्मई का केस आप याद कर लीजिए, जहां पर एक साथ 3 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की बातें हुई थी। उनमें 3 तर्कों की बात हुई थी। पहला पब्लिक ऑर्डर, दूसरा था इंटरनल सिक्योरिटी की स्थिति क्या है, और तीसरा राज्यपाल की ऑब्जर्वेशन क्या है। राज्यपाल लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, लगातार स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेकर के चल रहे हैं। तो ये तीनों चीजें आपके पास हैं। आपको सिर्फ कुछ राजनीतिक वजह हैं आपको ये लगता है ममता बनर्जी को अभी जेल में डाल दिया, अभी राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो 6 महीने बाद चुनाव हुए तो ममता बनर्जी को सिंपैथी वोट मिल जाएगा, इतना कैलकुलेट करके चलेंगे, फिर सियासत नहीं हो सकती है। फिर आप बंगाल के हिंदुओं की ठेकेदारी बंद करिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी धर्म की ठेकेदारी नहीं लेनी चाहिए अगर वो उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। ममता बनर्जी को मुसलमानों की ठेकेदारी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमानों को बरगला रही हैं, बेवकूफ़ बना रही हैं। वो एक ऐसी अपनी सियासी रोटी और सियासी चीज़ों को चमकाने के लिए उनको आतंक के रास्ते में धकेल रही हैं। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की अभी की जो सिचुएशन है, अब उनके एक नेता ये कह रहे हैं कि हम हिंदू शहीद दिवस मनाएंगे 16 तारीख को, मूर्तियां लगवाएंगे अगर हमारी सरकार आ गई तो। अभी क्या दिक्कत है, 1 लाख रुपए लगी, अभी मूर्ति लगवाओ। लेकिन सवाल वही होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सोनली यूज कर रही है किसी भी रिलीजियस ग्रुप को या पब्लिक ग्रुप को, सोसाइटल ग्रुप को, तो वो गलत होता है और इस चीज़ को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हमने कोशिश करी कि आपको जो उपलब्ध तथ्य हैं, उपलब्ध खबरें हैं, उसके आधार पर एक विश्लेषण बना करके बताएं कि आखिर पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां क्या हैं। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कहाँ से हैं आप, पश्चिम बंगाल के अगर किसी हिस्से से हैं तो वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, यह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।